Hey everyone, this is Simran and welcome back to our YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। I hope you people are doing well। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपनी यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे रोल्स ऑफ मैनेजर के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है जहाँ पर हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था मैनेजर के, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक दो फंक्शंस बच जाते हैं, पहले मुझसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधे रोल्स ऑफ मैनेजर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमने अपने पिछले वीडियो में फंक्शंस ऑफ मैनेजर पढ़ा था। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजर। तो वहां पे हमने क्या क्या फंक्शंस पढ़े थे, एक क्विक रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लानिंग के बारे में, और प्लानिंग में हमने तीन चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। एक होता है हमारा मिशन, एक होता है हमारा विजन, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। नाउ आई होप आपको मिशन और विजन में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये भी पता होगा कि मिशन बड़ा होता है या विजन बड़ा होता है, और ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं। अगर नहीं समझ में आया है या फिर अभी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने ये चीज डिस्कस की हुई है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन था वो था ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, फिर हमने उसके बाद बात करी थी स्टाफिंग की, और नेक्स्ट फंक्शन हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिंग। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया था। आई होप आपने इतना पढ़ लिया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग के बारे में। अब कम्युनिकेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करी जाए तो कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग यहाँ पर इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई एक मैसेज है जो कन्वे करने की कोशिश करते हैं और हमको इन रिटर्न क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस बाय विच ideas are transmitted to others for the purpose of achieving a desired result। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि हम अपने आइडियाज को ट्रांसमिट करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, और किस लिए किया जाता है, ताकि हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ पहुंच सकें। ठीक है, सो कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर टू परफॉर्म देयर जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात ना करें, नॉर्मल लाइफ की बात करें, तो कम्युनिकेशन नेसेसरी होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान बोल के ही कम्युनिकेशन कर पाए, कई लोग अपने जेस्चर के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम यहाँ पर अपने जो वर्कर्स हैं उनको उनका टास्क असाइन कर सकते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में यहाँ पर उन्हें बता सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजर हु इन टर्न मस्ट कम्युनिकेट द प्लान सो एज टू इम्प्लीमेंट देम। अब अगर यहाँ पर जो हमारा टॉप लेवल है, ठीक है, उन्होंने अगर यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर दिया है, और इन ऑब्जेक्टिव्स को कौन फुलफिल करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और जो हमारा लो लेवल मैनेजमेंट है, वही इन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने की कोशिश करेगा, अचीव करने की कोशिश करेगा। अब अगर टॉप लेवल मैनेजर्स कन्वे ही नहीं करेंगे, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो खुद से टारगेट्स को अचीव कर लेंगे? नहीं ना, ऐसा तो है नहीं। उनके सिक्स सेंसेस काम करने लग जाएंगे कि नहीं, इस बार तो इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया, इस बार हमारा ये गोल है तो यही करना होगा। ऐसा नहीं होगा, राइट? हमको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद अदर्स अबाउट देयर जॉब टास्क। सिमिलरली लीडर्स एज अ मैनेजर must communicate effectively with their subordinates so as to achieve the team goal। सिंपल सा यहाँ पर कहने का मतलब ये है, चाहे हम जिस भी लेवल की बात कर लें, चाहे हम प्लानिंग पे बात कर लें, ऑर्गेनाइजिंग पे बात कर लें, ठीक है, और चाहे हम डायरेक्टिंग पे बात कर लें या फिर स्टाफिंग पे, हर एक लेवल पर, हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पर हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती ही होती है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीजन मेकिंग. So it is the process by which a course of action is consciously chosen from available alternatives for the purpose of achieving a desired result. अच्छा, जब भी हम लोग मैनेजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वालिटी ज़रूर आती है मैनेजर की कि डिसीजन मेकिंग पावर उनकी अच्छी होनी चाहिए, है ना. क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर उन्हें टफ डिसीजन लेने होते हैं और क्विक डिसीजन भी लेने होते हैं. ठीक है, तो अब मैनेजर ने जब ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, अपने नीचे के एम्प्लॉयज को कन्वे भी कर दिया, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टास्क ये आता है कि हमें किस तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं. तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए मैनेजर की. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग. So the function of control consists of those activities that are undertaken to ensure that the events do not deviate from the pre-arranged plans. तो कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या बोला जाता है, सिंपल से अगर आपको ये याद हो कि एक हमारा यहाँ पर स्टैंडर्डाइज टास्क होता है या फिर कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज प्लान होता है. ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया है उससे क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं. ठीक, कंपेयर करने के बाद अगर हमें डेविएशंस दिखते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो यही क्या होता है हमारा कंट्रोलिंग, राइट. सो द एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द वर्क परफॉर्मेंस, measuring the performance and comparing it to those set of standards and taking corrective actions as and when needed to correct any deviation. ठीक है, तो यही एक आपका कह सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग में, कि हमने यहाँ पर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट कर दिया है पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए. फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टास्क है, जो भी हमारी एक्टिविटी है, हमने उसे परफॉर्म किया. ठीक, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने क्या किया, अपनी एक्टिविटी को उससे कंपेयर करके देखा कि कुछ डेविएशंस है या नहीं. डेविएशन का मतलब ये हुआ कि हमको जो अचीव करना था वहां से हम दूर गए हैं कि नहीं गए हैं. अगर डेविएशन हुआ है तो हमें वहां पर करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है. ठीक है, ताकि उस डेविएशन को हम रिमूव कर सकें. ठीक, सो द कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स establishing of standard performance, then measurement of actual performance. actual performance मतलब जो performance आपने करी. ठीक, next है measuring the actual performance with the predetermined standard and finding out the deviations, and last में taking corrective actions. तो ये हमारा होता है कंट्रोलिंग का फंक्शन. ठीक है, तो सारे ही फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं. आई होप आपको फंक्शंस याद हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे, और इनको अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा. क्योंकि अगर आप इसको नोटिस करें तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस ही है. जब भी हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं या फिर कह सकते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो यही हमारा ऑर्डर होता है, राइट. सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, एंड देन लास्ट में हमारा आता है कंट्रोलिंग. ठीक है, क्लियर. अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. अब हम डिस्कस करेंगे रोल्स ऑफ मैनेजर के बारे में. तो यहाँ पर 3 टाइप के मैनेजरियल रोल्स की बात करी गई है. सबसे पहला है हमारा इंटरपर्सनल रोल, दूसरा है इंफॉर्मेशनल रोल्स, एंड तीसरा है हमारा डिसीजनल रोल्स. ठीक है, अब ये जो 3 टाइप के मैनेजरियल रोल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये किसने दिया था इसको मैं आपको बता देती हूँ. हालांकि आपकी बुक में ये चीज नहीं दी हुई है, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये दिया था आपके मिन्सबर्ग ने. ठीक, और इसको कहा जाता है मिन्सबर्ग मैनेजमेंट रूल्स. ठीक है, ये इन्होंने ही दिया है. 3 तरीके से इन्होंने ही इसको क्लासिफाई किया हुआ है. ठीक, अब इन एक एक रोल को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इनके अंदर जो सब पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल रोल बेसिकली कहता क्या है, इंफॉर्मेशनल रोल का क्या मतलब है और डिसीजन रोल का क्या मतलब है. ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरपर्सनल रोल्स के बारे में. तो इंटरपर्सनल वर्ड से हम क्या समझते हैं कि जहाँ पर एक या एक से ज्यादा लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना. इंट्रापर्सनल क्या होता है कि जब
कोई पर्सन खुद से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो, खुद से बात करता है, ठीक। इंटरपर्सनल मतलब क्या हो गया कि हमारा रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ कैसा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मैनेजर है उसका सोशल एस्पेक्ट कैसा है, इसके बारे में बात करता है ये रोल, ठीक है। सो फर्स्टली द जॉब ऑफ अ मैनेजर इज टू बी द हेड ऑफ द टीम। तो जो हमारा मैनेजर है सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है उसका, कि वो हेड ऑफ द टीम होता है, टीम को यहाँ पर हैंडल करता है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए कि हमारी फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, राइट। जो उनका रोल होता है फैमिली में, वही रोल आपका मैनेजर भी प्ले करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे, इसको मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है उनका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले रोल की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपका मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान देता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश करता है फैमिली में, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा मैनेजर होता है वो भी क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है। कोशिश यही रहती है कि फाइनेंशियली हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या रहे, साउंड रहे, ठीक है। अब थर्ड रोल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दैट ही इज ऑल्सो सपोज टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो मैनेजर का यहाँ पर क्या रोल रहता है कि जो हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जैसे आपके कस्टमर हो गए, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इनसे कम्युनिकेट करता है, ठीक। अब इसको कैसे हम लिंक कर सकते हैं, देखिए, अगर आपके डोर पे कोई नॉक करता है, कोई अननोन पर्सन, तो जनरली हम और आप अवॉइड करते हैं जाना, है ना। हम क्या करते हैं, किसी बड़े को भेजते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से कह सकते हैं ना हेड ऑफ द फैमिली। हम कहते हैं अगर आपके वो हेड ऑफ द फैमिली नहीं भी हैं, फिर भी हमको लगता है कि वो हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा मैनेजर होता है वो भी क्या करता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करता है। ऐसे तो फिर वो अपने एम्प्लॉयज को भी भेज सकता है, लेकिन नहीं, वो क्या करता है, वो खुद ही उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। जैसे हमारी भी फैमिली में क्या होता है कि अगर कोई अननोन पर्सन आता है तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे यहाँ बड़े होते हैं वही डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। आई होप आप लिंक भी कर पा रहे होंगे, इससे आपको याद भी रहेगा और एग्जाम लिखने में भी आसानी होगी, ठीक है। So the subordinate team members would have other roles that would prevent them from executing this role. तो जो मेन रोल है वो किसका है, मैनेजर का है। बाकी जितने भी हमारे छोटे रोल्स हैं वो कौन परफॉर्म करता है, सबऑर्डिनेट परफॉर्म करता है, ठीक है। So they would also have a very narrow perspective of their work. A manager is expected to have a broader view. Therefore, the manager has the responsibility of interpersonal aspects of the टीम। अब जब यहाँ पर हमारे सबऑर्डिनेट्स या उसके टीम मेंबर्स छोटे छोटे रोल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो वर्क एरिया है वो नैरो है, लेकिन जो मैनेजर का वर्क एरिया है वो ब्रॉडर है। अगर हम इसको अब हेड ऑफ द फैमिली से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर हम इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनका जो वर्क एरिया होता है वो भी ब्रॉडर होता है ना। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करना है, सब लोग अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जितना भी उनको काम असाइन किया गया है वो सब कर रहे हैं कि नहीं, सिस्टमैटिक वे में फैमिली चल रही है कि नहीं, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज है कि नहीं, इन सब चीज़ों को उन्हें देखना होता है, राइट। तो जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनका भी वर्क एरिया क्या रहता है, ब्रॉडर रहता है, लेकिन जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनका जो वर्क एरिया रहता है वो उनके कंपैरिजन में क्या रहता है, नैरो रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशनल रोल। सो द सेकेंड सेट ऑफ रोल्स ऑफ अ मैनेजर इज रिलेटेड टू द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया भी था ये चीज कि जब हम कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर बना लिया है तो हम जब तक उन्हें आगे कन्वे नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, तब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर अचीव
नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजर को कन्वे करनी होती है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास आई और हमने सीधे क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करती, नहीं। पहले मैनेजर क्या करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करता है कि वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, उसके बाद ही क्या किया जाता है, उसको आगे कन्वे किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन करता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को आगे भेजना है या नहीं भेजना है, अगर भेजना है तो इस इंफॉर्मेशन में कितनी एक्यूरेसी है, कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसके बाद ही इंफॉर्मेशन को आगे कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, so the manager is espoused with the responsibility of managing the uncertainty. Certainty comes with the right information. ठीक है, तो certainty कैसे आएगी, जब हमारे पास information जो है वो सही होगी, right? So it should be in the right place and at the right time. Firstly, the manager is supposed to monitor the information. दे आर द कस्टोडियन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आनी है वो सबसे पहले इसके पास आनी है, मैनेजर के पास आनी है, और मैनेजर ही क्या करेगा, आगे उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करेगा। तो अगर मैनेजर के एंड से कुछ गलती हो जाती है, उस इंफॉर्मेशन को अगर मैनेजर ने प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया और आगे कन्वे कर दिया, तो हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस इंफॉर्मेशन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर मैनेजर को बहुत ही ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत होती है। ठीक, सो दे मैनेज डॉक्यूमेंट्स एंड इनसाइट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ देयर टीम। सेकेंडली, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर टीम मेंबर्स एज वेल एज देयर रिपोर्टिंग मैनेजर्स। ठीक है, अब मैनेजर की जो ड्यूटी रहती है वो ये रहती है कि अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करनी है इंफॉर्मेशन को, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी एक जो मेजर ड्यूटी है वो ये भी है कि अपने से ऊपर जो भी उनके इमीडिएट बॉस हैं या उनके जो मैनेजर्स हैं उन तक भी उनको इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, कन्वे करना है। ठीक है, तो दोनों ही एंड की तरफ अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन हमारी सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने से बड़े लेवल के मैनेजर्स को गलत इंफॉर्मेशन दे दी, अपने से ऊपर वाले मैनेजर्स को गलत इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज कर पाए। ठीक, finally they also act as a spokesperson to communicate information outside their team. ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीजनल रोल्स, जहां पर मैनेजर को क्या लेने हैं, डिसीजन लेने हैं। ठीक है, सो द मैनेजर इज ऑल्सो अ डिसीजन मेकर। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रोल। दे आर एक्सपेक्टेड टू रेंडर देयर सर्विस इन रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजर है उसकी जो क्वालिटी से अगर हम बात करें तो एक क्वालिटी हम जरूर पढ़ते हैं कि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, वो सिचुएशन को एग्जामिन कर पाए, फ्यूचर ओरिएंटेड हो और सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, सो फर्स्टली दे आर एक्सपेक्टेड टू असेस रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर ईच डिसीजन। ठीक है, तो मैनेजर हमारे रिस्क को भी असेस कर पाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिसीजन लेना है वो तो इम्पोर्टेंट अपने में होता है, लेकिन कहाँ पर ज्यादा रिस्क है, कहाँ पर कम रिस्क है, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन दे हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेकेंडली दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैंडल एनी डिसरप्शंस टू द बिजनेस। thirdly they have to decide where the firm spend its effort. ठीक है, तो कहीं अगर डिसरप्शंस आ रहे हैं तो उसको भी हैंडल करना है। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एफर्ट्स किस डायरेक्शन में दे रही है ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि हमारा जो गोल है वो कुछ और है और हमारे जो एफर्ट लग रहे हैं वो किसी और डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकली एग्जामिन करनी पड़ेगी सिचुएशन और उसके अकॉर्डिंग ही हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर हमें फिर करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फाइनली the manager also have to ensure that the stakeholders are on the same page. The objective of the firm must be met through the efforts and interest of the individual. तो यहाँ पर बेसिकली मैनेजर के डिसीजन रूल की बात हो रही है कि मैनेजर
की जो डिसीजन लेने की पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर उनको दिख रहा है कि दोनों ही सिचुएशन में रिस्क है तो कहाँ पर सबसे कम रिस्क इन्वॉल्व है उस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, हमारी जो फर्म है वो किस डायरेक्शन में एफर्ट दे रही है, इस चीज रिलेटेड डिसीजन लेना भी जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और डायरेक्शन में एफर्ट दे रही है, हमको किसी और डायरेक्शन में एफर्ट देने की जरूरत है। अगर कुछ डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं उनको भी हैंडल करना है। ठीक है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी हमें साइमल्टेनियसली लेकर चलना है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मैनेजर है उसको प्रॉपर डिसीजन लेना आना चाहिए, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारे जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए हमारे 3 ब्रॉडर रोल्स। ठीक, अब इन रोल्स के अंदर भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, कह सकते हैं कुछ और रोल्स हैं जो यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। तो टोटल 10 मैनेजरियल रोल्स हैं। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रोल की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है फिगर हेड, दूसरा है लीडर एंड तीसरा है लाइसन। नेक्स्ट बात करें इंफॉर्मेशनल रोल्स की तो यहाँ पर है मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। और डिसीजनल रोल्स की बात करी जाए तो एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ठीक है, तो एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरपर्सनल रोल की और सबसे पहला पॉइंट है हमारा फिगर हेड रोल। So in the figurehead role, the manager represents the company legally and socially to those outside the organization. Every manager has to perform some ceremonial duties such as attending the wedding of the employees, entertaining dignitaries and so on. तो ये पॉइंट बेसिकली अभी हमने डिस्कस भी किया था जब हम इंटरपर्सनल रोल बात कर रहे थे कि जो हमारा मैनेजर होता है वो उसी तरीके से होता है जैसे हमारा हेड ऑफ द फैमिली होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज बताई जा रही है कि जो मैनेजर है सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क परफॉर्म करता है वो नहीं है, सिर्फ मैनेजरियल रोल से वो तो अपने परफॉर्म करता ही है, साथ ही जो पर्सनल रिलेशंस है उनको भी यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइसन रोल। अब लाइसन का क्या मतलब होता है, टू बाइंड, जोड़े रखना। ठीक है, तो मैनेजर का क्या रोल रहता है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, सब में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, सबको क्या रखे, जोड़ के रखे, टुगेदरनेस रही ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो द वर्ड लाइसन comes from the French word laio which means to bind, so it signifies a binder element in cooking. Similarly, the liaison for the team binds the team to the outside world. In liaison role, the manager interacts with peers and people outside the organization. ठीक है, इसको भी अगर आप हेड ऑफ द फैमिली से कंपेयर करें तो आप इजिली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हेड ऑफ द फैमिली का भी क्या काम होता है कि फैमिली को जोड़े रखना और साथ ही जो हमारे आउटसाइडर्स हैं उनके साथ भी अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना। ठीक है, सो द टॉप लेवल मैनेजर यूजेस लाइसन रोल टू गेन फेवर्स एंड इंफॉर्मेशन व्हाइल द सुपरवाइजर यूजेस इट टू मेंटेन द रूटीन फ्लो ऑफ वर्क। अब देखिए इस पर्टिकुलर रोल से मैनेजर की हेल्प कैसे होती है। अगर हमारे टर्म्स अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, तब वो हमारी बात सुनेंगे भी और इफेक्टिवली अपने जो वर्क असाइंड है उसको करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे टर्म्स आउटसाइडर्स के साथ भी अच्छे तो हमें मार्केट से इंफॉर्मेशन भी मिल पाएगी कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, किस चीज को लेके फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना। एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इससे मैनेजर को फायदा होता है ये कि मार्केट से इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर वो उसी अकॉर्डिंग आगे स्ट्रैटेजीज फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है leader role. So the leader role defines the relationship between the manager and the employees. The direct relationship with the people in the interpersonal roles places the manager in a unique position to get the information. He must motivate and direct the activities to his subordinates towards the accomplishment of organizational objectives.
तो आई होप ये पॉइंट आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि जो हमारा मैनेजर है वो लीडर का रोल भी प्ले करता है, और जब लीडर की बात होती है तो मैनेजर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप की बात होती है। और आपका मैनेजर आपको जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रखेगा, आपका मोरल उतना ज़्यादा हाई रहेगा, और मोरल हाई रहेगा तो आप अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंफॉर्मेशनल रोल। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें मॉनिटरिंग। सो इन द रोल ऑफ अ मॉनिटर द मैनेजर रिसीव्स एंड कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन. So the information collected by scanning the environment facilitates managerial decision making function. तो अभी जब हम इंफॉर्मेशनल रोल डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा मैनेजर है वो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन होता है उसको आगे कम्युनिकेट करता है, लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करना कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं है जो भी मैनेजर को मिली है। तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उसको प्रॉपरली स्कैन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आगे फिर डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. सो अ मैनेजर एक्ट्स एज अ नर्व सेंटर फॉर रिसीविंग ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब जितनी भी इंफॉर्मेशन आनी है, ठीक, अगर आप यहाँ टॉप लेवल पे हैं, ऑब्वियसली बात है मैनेजर टॉप लेवल पे होगा, तो इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, मिडिल लेवल से भी आएगी और लो लेवल से भी आएगी। लो लेवल को मिडिल लेवल से आएगा और मिडिल लेवल क्या करेगा, ये दोनों जगह की इन्फॉर्मेशन किसको देगा, आपके टॉप लेवल को देगा। ठीक, फिर बाहर हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है, फिर हमें बाहर से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही इन्फॉर्मेशन किसके पास आती है, मैनेजर के पास आती है। ठीक है, सो थ्रू द रोल ऑफ मॉनिटरिंग अ मैनेजर रिसीव्स इंफॉर्मेशन, द मैनेजर यूटिलाइजेस सच इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएटली. तो जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उसको वो क्या करते हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं. Once a manager has gathered information, he or she needs to share the information among the internal employees for proper execution of work. ठीक, अब जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आप एक मैनेजर हैं, ठीक है, थोड़ी देर खुश हो लीजिए और जो हैं ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी खुश हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर मैनेजर हैं. ठीक है, अब आपके पास इंटरनल सोर्स से और यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स से कुछ इंफॉर्मेशन आती है. ठीक है, अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब आपने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया. ठीक है, फिर उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया, उसको स्कैन किया, उसके ऑथेंटिसिटी को चेक किया. अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है और मुझे अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन को आगे अपने एम्प्लॉयज तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे. अब ये जो कम्युनिकेशन है ये किसी भी तरीके से हो सकता है आप मीटिंग के थ्रू बताना चाहें, ईमेल से बता सकते हैं, कोई सर्कुलर निकाल सकते हैं, कोई नोटिस निकाल सकते हैं, या फिर ऑफिस ऑर्डर के फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं. जिस टाइप की इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चूज करते हैं. जैसे अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है तो बेसिकली क्या किया जाता है, मीटिंग बुलाई जाती है. ठीक है, वरना फिर ईमेल्स के थ्रू, या फिर अगर हम कह सकते हैं वाइड रेंज में कुछ इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हमें कम्युनिकेट करना है तो सर्कुलर्स भी निकाले जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पोक्स पर्सन. सो इन द रोल ऑफ अ स्पोक्स पर्सन द मैनेजर डिसेमिनेट्स द ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन इनटू इट्स एनवायरनमेंट. Thus, the top level manager is seen as an industry expert, while the supervisor is seen as a unit or departmental expert. The manager informs and satisfies various people who influence the organizational goals. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंपल सा एक प्रोसेस काम कर रहा है. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मैनेजर के पास आती है सबसे पहले क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करते हैं, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है. अब काफ़ी मीडियम्स है जिनके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, मीटिंग के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, सर्कुलर्स के थ्रू या नोटिस के थ्रू. और लास्ट में क्या है, स्पोक्स पर्सन. जो हमारा मैनेजर है वो एक स्पोक्स पर्सन की तरह भी रोल प्ले करता है. ऑब्वियसली बात है जब इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना है तो वो स्पोक्स पर्सन की तरह ही करेगा, इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, आगे कम्युनिकेट करेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिसीजनल रोल के बारे में. तो सबसे पहला है हमारा
टेकिंग इनिशिएटिव्स। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बोल रहा है कि जो हमारा मैनेजर है उसको इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, उसको पहल करनी आनी चाहिए। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को फ्रंट से लीड करे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई स्ट्रैटेजी बनानी है, एक न्यू आइडिया को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही हैं उसको यहाँ पर एनालाइज करना होगा मैनेजर को। ठीक, अब अगर हम फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हमें काफी ऑल्टरनेटिव्स वहां पर मिलेंगे, उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक, अब इस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के लिए भी तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, राइट। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, आपने ये सुना भी होगा स्वॉट एनालिसिस की, है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ठीक है, तो इसको एनालाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव में कितना रिस्क इन्वॉल्व है इसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इन अ वे अ मैनेजर नीड्स टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रू एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज स्मूथली नहीं चलती है ना, जैसा मैनेजर चाह रहा है हमेशा वैसा ही होता रहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार हमें डिसएग्रीमेंट को हैंडल करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी कंडीशन ठीक है, स्मूथ चल रही सब चीज, तो वहां पर हमें कोई भी चीज हैंडल करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। हैंडल कहाँ करना पड़ता है, जहां पर थोड़ा चीजें क्या हो जाती हैं, डिसबैलेंस हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर ने जो भी सैलरी ऑफर करी आपके सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉइज को, हो सकता है वो सेटिस्फाइड ना हुआ हो। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन हो। कई बार होता है एम्प्लॉयज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, किसी चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो इन सब चीज को भी हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, सो ऑलवेज गोइंग is not smooth in an organization. At times, due to various dissatisfaction among the subordinates, conflict may arise. So a manager is responsible for handling conflicts and disturbance in a way that would re-establish the confidence of subordinate as well as good productive culture. तो यहाँ पर मैनेजर को इस तरीके से हैंडल करना है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था उसको प्रॉपर्ली सेटल कर दे और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए और उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, साथ ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रोडक्टिव हो जाए। ठीक है, सो डिसएग्रीमेंट्स आर हैंडल्ड थ्रू पीरियोडिकल मीटिंग्स, रिव्यू सेशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरीज एसेट्रा। तो इसीलिए टाइम टू टाइम मीटिंग्स रखवाई जाती हैं। ठीक है, सेशंस करवाए जाते हैं, रिव्यू सेशंस होते हैं, ताकि जो भी एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स को प्रॉब्लम लग रही है, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसको शेयर कर सके और फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलोकेटिंग resources. So the manager is custodian of organizational resources. He or she has to allocate resources to various departments in the optimum way. ठीक है, तो इस पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैनेजर का रोल ये भी है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर एलोकेशन हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और जितने भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं उसी के थ्रू कुछ प्रोडक्टिव टास्क परफॉर्म किया जाए। ठीक है, बाकी फर्दर जब रिसोर्सेज जरूरत पड़े तो उसके अकॉर्डिंग बजट बनाया जाए, कंपनी के पास कितना फंड है उन चीजों को देखते हुए रिसोर्सेज का एलोकेशन करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसमें नेगोशिएटिंग। सो जो मैनेजर होता है हमारा, वो नेगोशिएटर का रोल भी यहाँ पर प्ले करता है। बेसिकली नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मल डिस्कशन होता है जहां पर जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट है या किसी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया है उसको सेटल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं होता है कि 1 to 1 सिर्फ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बल्कि कोशिश ये भी रहती है मैनेजर की कि ओवरऑल उस प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए बात करी जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये नेगोशिएटर का रोल भी यहाँ पर प्ले करता है, किसके बिहाफ पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। ठीक है,
सो आई होप जितना अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो हिग्स हैज आइडेंटिफाइड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलोंग वेरियस पैरामीटर्स। अब इन्होंने कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो इन्होंने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे तो यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक। अब देखिए कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में आपसे डिफरेंस पूछ लेता है कि डिफरेंस बताइए फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर ये पूछ सकता है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे डिफरेंस ही डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट्स आता है अगर आपके पेपर में, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर, तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। और अगर डिफरेंस पूछता है तो आप इजीली डिफरेंस भी लिख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो an organization type in which the job of every member is clearly defined, whose authority, responsibility and accountability are fixed is formal organization। तो formal organization क्या होता है, जिसमें हर एक पर्सन का वर्क असाइंड होता है, उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, जहां पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ नेटवर्क ऑफ interpersonal relationship when people interact with each other is known as informal communication या informal organization। तो बेसिकली informal organization क्या होता है, ऐसा organization जहां पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करी जाती है। फॉर्मल में क्या बोल रहे थे हम, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जहां पर हर एक पर्सन को अपना वर्क पता है, उसका जो वर्क असाइंड है वो पता है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी नॉलेज होती है, राइट। लेकिन वहीं अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर किसकी बात होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, जहाँ पर लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑब्वियसली नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएशन। सो इट इज डेलिबरेटली बाय टॉप मैनेजमेंट। इसका जो क्रिएशन होता है वो डेलिबरेटली टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है तो हमको पता है कि किसको अथॉरिटी देनी है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ठीक है, किसको कौन सा वर्क असाइन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिलिबरेटली क्रिएट करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल क्या सा होता है आपका, स्पॉन्टेनियसली बाय मेंबर्स, ऑन द स्पॉट जो बनता है उसको कहते हैं आपका स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि अचानक से या तुरंत अपने आप ही बन जाना, इसको डिलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम पर्पस की, तो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ तो पर्पस होगा, और पर्पस क्या है, टू फुलफिल द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका पर्पस क्या है, टू सेटिस्फाई देयर सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट बना है तो ऐसा कुछ इसका पर्पस नहीं होता। पर्पस सिर्फ क्या होता है कि सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा होता है, स्टेबल, इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कैसा रहता है, नॉट स्टेबल, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस बनता है तो हो सकता है कि तुरंत हमारी अगर नीड सेटिस्फाई हो जाए, अगर हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, हमने बात कर ली, हमने कम्युनिकेट कर लिया, हो सकता है हमारा पर्पस सॉल्व हो गया और वो वहीं पर ही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। तो ये कैसा होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ग्रेप वाइन। आई होप आपको पता है ग्रेप वाइन का क्या मतलब होता है, जैसे ये फिर यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस ये ग्रेप वाइन की तरह क्या होता है, बढ़ता ही जाता है, ठीक। अब देखिए ये ग्रेप वाइन जो होती है कई तरीके की होती है, ठीक है, जैसे ये है आपकी क्लस्टर, ठीक। एक होती है आपकी गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है कि एक सेंट्रल पर्सन होता है, कोई मान लेते हैं ए, और वही क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, कम्युनिकेट यहाँ पर ऐसे करता है, ठीक है।
जैसे लड़कियों को काफी ज्यादा चीज के लिए बदनाम किया हुआ है कि लड़कियां गॉसिप बहुत ज्यादा करती हैं। ठीक है, कुछ हद तक ठीक भी है कि करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, ये चीज कहना गलत होता है, राइट। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये भी ग्रेपवाइन है, लेकिन इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, गॉसिप कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेपवाइन के भी कई फॉर्म्स होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इनफॉर्मल में नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीफ के बेसिस होते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉपर सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो फोकस होता है वो किस पे होता है, वर्क परफॉर्मेंस पे होता है, लेकिन इनफॉर्मल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे होता है, एक दूसरे का रिलेशनशिप कैसा है एक दूसरे के साथ, इस पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक, नेक्स्ट है अथॉरिटी की बात करें तो मेंबर्स आर बाउंड बाय हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हमने ऊपर ही बात करी थी प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, उसी अकॉर्डिंग हमारी अथॉरिटी यहाँ पर डिजाइन होती है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे इक्वल होते हैं, किसी का ऐसा नहीं होता है कि इनके पास ज्यादा अथॉरिटी है तो ये ज्यादा गॉसिप करेंगे, इनके पास कम अथॉरिटी तो ये कम गॉसिप करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बराबर से गॉसिप कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें साइज की, तो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होता है लेकिन इनफॉर्मल स्मॉल। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग क्या पे बात करें, सो प्राइमरी ग्रुप्स आर दोज दैट आर बाउंड टुगेदर बाय strong emotional bond and common interest. It provides the typical experience of social unity and harmony to its members. तो प्राइमरी ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं, हमारे इमोशनली बॉन्ड ग्रुप्स होते हैं या फिर इमोशनल बॉन्ड ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम सोशल यूनिटी एंड हार्मनी की बात करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से काफी ज्यादा मिलते जुलते ये होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें, सो सेकेंडरी ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स विच आर फॉर्मल, सेगमेंटल एंड utilitarian. The relationship between members exists due to contractual obligation और interest. ठीक है, तो ये आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, जहां पर हम फॉर्मल एक स्ट्रक्चर की, एक प्रॉपर सेगमेंट की बात करते हैं और यहाँ पर जो मेंबर्स की रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। ठीक, तो नेक्स्ट बात करें इसके साइज की, तो प्राइमरी ग्रुप में क्या बोल रहा है, स्मॉल बोथ इन साइज एंड एरिया, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप होता है हमारा रिलेटिवली लार्जर एंड वाइड स्प्रेड होता है। तो अभी हमने जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया था तो वहां पर भी साइज की अगर बात थी तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का साइज हमारा लार्जर था और जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था उनका साइज कैसा था, छोटा था। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स ये सिमिलर ही हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूरेबिलिटी। सो प्राइमरी ग्रुप में क्या बोल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट होता है, बट सेकेंडरी ग्रुप कैसा रहता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, अब ये जो हमारा सेकेंडरी ग्रुप है ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये लॉन्ग टर्म रहेगा या शॉर्ट टर्म रहेगा। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के हैं तो ये शॉर्ट टर्म तक का रहेगा। ठीक है, अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो लॉन्गर टर्म का है तो लॉन्गर टर्म तक रहेगा, लेकिन जो प्राइमरी ग्रुप का रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इमोशनल कनेक्ट की बात कर रहे हैं, सोशल यूनिटी एंड हार्मनी की बात कर रहे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। इसमें डिफ्यूज होता है बट इसमें कैसा रहता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है। अब प्राइमरी ग्रुप कहाँ मिलता है हमें, फैमिली सेटिंग में, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट सेटिंग में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तरीके से फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म की जरूरत होती है। ठीक, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल। तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, उसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही एग्जिस्ट करेगा आपका सेकेंडरी ग्रुप का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रुप फोकस। तो यहाँ पर रिलेशनशिप पे फोकस होता है और यहाँ पर हमारा टास्क पे मेन फोकस होता है, क्योंकि इसको इसीलिए बनाया ही जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप। तो यहाँ पर पर्सनल, डायरेक्ट एंड इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहाँ पर इम्पर्सनल एंड गोल ओरिएंटेड होता है, टास्क ओरिएंटेड रिलेशनशिप फॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी ग्रुप है वो हमारा पर्टिकुलरिज्म प्रिंसिपल पर बिलीव करता है और जो आपका सेकेंडरी ग्रुप है वो यूनिवर्सलिज्म पर बिलीव करता है, यूनिवर्सलिज्म प्रिंसिपल पर चलता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी ग्रुप आपका ऑब्वियसली इनफॉर्मल है और आपका सेकेंडरी ग्रुप फॉर्मल होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है द इकोनॉमी हैज बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, हेंस ऑर्गेनाइजेशंस आर फेसिंग स्टिफर कंपटीशन फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, तो अब हमको पता ही है कि अब जो सिचुएशन है मार्केट की वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। पहले क्या होता था कि जो प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते थे वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से फॉर्म करता था, लेकिन अब क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं। तो कंपटीशन मार्केट में ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर हमको मार्केट में compete करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजीज में, अपनी पॉलिसीज में काफी चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी हम मार्केट में सर्वाइव भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस इकोनॉमीज आर जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर टू एंजॉय हायर इकोनॉमी ऑफ स्केल। This has further created more challenge for organizations in the developing country. अब देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट्स को लॉट में खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो वो हमको चीप पड़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट इकोनॉमीज के साथ ज्वाइन इन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर सके, हायर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर सके, मतलब यहाँ पर उनकी कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जितने भी हमारे जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर रहे हैं, मर्जर्स, एक्विजिशन, टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए, फॉर एंजॉइंग इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बीइंग बिग। सो इन दिस सिचुएशन डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल आर फाइंडिंग इट टफ टू सर्वाइव एंड ग्रो, राइट, क्योंकि अब अगर जितने हमारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन अगर वो मर्जर्स, एक्विजिशन और टेक ओवर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो और ज्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो डोमेस्टिक लेवल पर ही बड़े हैं, उनको सर्वाइव करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल नॉर्म्स, डोमेस्टिक लॉस एंड मोड ऑफ द पॉलिसी मेकर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आर गेटिंग tilted towards letting organizations survive through excellence. Era of protectionism is disappearing. So I hope आपने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैंने ये चीज डिस्कस करी थी। जिनको नहीं पता उनको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी बेसिकली इंडिया में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। पहले होता ये था कि इंडिया को लगता था कि अगर हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो वो हमारी जो डोमेस्टिक फॉर्म्स है उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए इंडिया प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो करता था, किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता था, अगर करता भी था तो काफी रेस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रेड करता था। लेकिन जब से हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में, दैट इज आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये डिसअपियर हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही बोल रहा है कि अब जो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है वो एक तरीके से डिसअपियर हो चुकी है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चाहे उनको जितना ज्यादा ट्रेड करना पड़े, लेकिन वो इस टाइम अपने एक्सीलेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन पावर इन लार्जर डोमेन ऑफ एक्टिविटीज। तो ये चीज हम खुद भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद से जो ह्यूमंस की जहाँ पर जरूरत पड़ती थी, अब वहां पर ह्यूमंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक ही कंप्यूटर एटलीस्ट 10 लोगों का काम तो बहुत ही आराम से कर लेता है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर बिकमिंग रूल्स ऑफ द गेम इन द बिजनेस। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो यही था कि पहले क्या होता था कि कंपनीज ये सोचती थी कि जो भी प्रोडक्ट हमने फॉर्म कर दिया है मार्केट में वही प्रोडक्ट सेल होगा। लेकिन अब क्या है, कस्टमर की जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो हमको अपने प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूअस बेसिस पे इनोवेशन लाने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हमारे काफी कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, वो भी हमेशा अपने प्रोडक्ट में अपडेशन करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इनोवेशन करते जा रहे हैं। तो हमको भी अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो कंटिन्यूअसली हमें इनोवेशन लाने की जरूरत है। साथ ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले
करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नाउ बिजनेस एथिक्स इज फॉर्मली एम्फसाइज्ड एज एथिक्स इज बेसिक इनपुट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस एथिक्स पर भी काफी ज्यादा फोकस रहता है कि जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको जो बिजनेस एथिक्स हैं उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मिडिल मैनेजमेंट एंड इवन जूनियर मैनेजमेंट आर बीइंग इन्वॉल्व मोर फ्रीक्वेंटली इन डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल। तो प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होने लगा है मिडिल मैनेजमेंट एंड जूनियर मैनेजमेंट का भी, जबकि पहले क्या होता था कि जो मैनेजर्स थे उनके पास ही पूरी पावर्स रहती थी और वो कभी भी दूसरे अपने एम्प्लॉयज़ के डिसीजन को यहाँ पर एंटरटेन नहीं करते थे, ना ही उनके आइडियाज़ को यहाँ पर एंटरटेन करते थे। लेकिन अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन की बात होती है, तो इसीलिए मिडिल मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट दोनों को ही यहाँ पर कंसिडर किया जाता है जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है फ्लेक्सी टाइम फ्लेक्सी प्लेसेस आर मोर फ्रीक्वेंटली बीइंग अप्लाइड, ठीक है। टाइम की बाउंडेशन बहुत ज़्यादा नहीं करी गई है कि फिक्स टाइम हो या फिक्स कोई प्लेस हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। और लास्ट है क्वालिटी ओरिएंटेशन इज बीइंग मोर फोकस। पहले क्या था, क्वांटिटी ओरिएंटेशन ज़्यादा था, लेकिन अब क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। सो आई होप जितना भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और हमारी यूनिट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।